एपिसोड स्टार्ट होता है तो जो मैनेजर सीतू होता है उसने जानबूझकर जीयू का नाम लेटर में लिखा था क्योंकि इसका कोई ताल्लुक होता है उससे, शायद ये उसे जानता है, इसीलिए नहीं चाहता कि ये डायमंड हंटर ऑफिस में काम करे। इसीलिए ये चाल चलता है कि मैं उसकी भलाई चाहता हूँ। कि इतने में ही इन्हें खबर पहुँचती है कि चैंग कैम वाले अपनी सीक्रेट टीम बनाकर जुयान और उसकी टीम के पीछे गए हैं डायमंड वर्ल्ड। और वहाँ ये लोग फाइनली डायमंड वर्ल्ड पहुँच जाते हैं। वहाँ जुयान को अपना मास्टर मिल जाता है जो उसके पीछे अपनी छड़ी लेकर भागता हुआ आने लगता है कि तुम वापस आ गए, और उससे अपनी छड़ी से मार रहा होता है कि तुम बहुत शरारती हो शुरू से ही। तो ये उनसे बच के भागना शुरू कर देता है और सारे हंस पड़ते हैं। और जुयान का मास्टर यिंगी का ग्रैंडफादर भी होता है। अब वहाँ गेट पर एक और शख्स खड़ा होता है जिसका नाम होता है जू। ये लोग इन्हें बताते हैं कि इनका जो डायमंड वर्ल्ड है वो टूटने वाला है, बेस टोकन के इतने सालों से गायब होने की वजह से। अब जबकि इनको बेस टोकन मिल चुका होता है तो ये लोग प्लान करते हैं कि हम लोग जल्द से जल्द इस डायमंड वर्ल्ड को ठीक करने के लिए फॉर्मेशन बनाते हैं अपनी टोकन के ज़रिए। और जुलियन ये बात भी रखता है कि टोकन की जो आधी आधी पावर बांटने वाला कॉन्सेप्ट है वो उसे ख़त्म करते हैं और सारी पावर वैन के पास ही रहे, क्योंकि मैं ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। मैं अपनी ज़िंदगी फ्रीली जीना चाहता हूँ। जुलियन एक और सवाल करता है कि अगर मेरे पास टोकन की पावर शुरू से थी तो मुझे पता कैसे नहीं चला। तो मास्टर बताता है कि टोकन की पावर आधी ह्यूमन और आधी डेमन को इसलिए दी गई है ताकि वो दोनों आपसी सहमति से चले। यानी कि साफ अल्फाज में कहा जाए तो टोकन की पावर का इन्हें तभी पता चलेगा जब इन्हें एक दूसरे से प्यार होगा। ये बात सुनने के बाद दोनों चौंकने लगते हैं। जियो जाओ से नाराज होता है मगर फिर भी उसके साइड ले रहा होता है और जुयान से कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया। तुम जानते थे ना कि जाओ और वैन चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हैं, यानी कि वो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और वो उसे पसंद करता है। तो जाओ फ़ौरन जेलसी में कहने लगता है कि ज़रूरी थोड़ी है कि प्यार वही वाला प्यार हो, वो भाई बहन वाला प्यार भी हो सकता है। जुलियन और वैन जो है वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं मगर इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे होते। अब ये लोग कल का दिन रखते हैं फॉर्मेशन बनाने का। इतने में पायसी जो है वो गेट से बाहर जाने लगती है तो वैन आकर उसे रोकती है कि कहाँ जा रही हो तुम। अब इन लोगों को शायद डायमंड हंटर वाले इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि चैंगू कैंप वाले इनके पीछे यहाँ आ रहे हैं। इसीलिए पायसी कहती है कि मैं यहाँ रखवाली करने के लिए खड़ी हूँ। उधर जाओ जुयान के कहने पर जियो को फ्रूट्स देने के लिए आ जाता है उसे मनाने के लिए, मगर उसके अंदर हिम्मत ही नहीं होती उसे मनाने की। उसे समझ ही नहीं आता कि मैं उससे क्या बात करूँ, इसीलिए फ्रूट्स वहीं रखे चला जाता है। इतने में इसके पास जुयान आता है और इसे समझाता है कि तुम्हें समझना चाहिए कि ये पर्सनल नहीं था, हम तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहे थे लेकिन सच जानना चाहते थे। और उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कि मैं सही हूँ। फिर वैन आकर उसके पास बैठ जाती है और उससे पूछती है कि कुछ हुआ है क्या, क्योंकि तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। जब से इस फॉर्मेशन की बात हुई है तो जुयान इसे ब्लड मून के बारे में बताता है और कहता है कि कल ब्लड मून की रात है, इसीलिए ये डर रहा होता है। वैन कहती है कि तो क्या हुआ अगर ब्लड मून की रात है तो वो कहता है कि ब्लड मून की रात मेरे लिए बहुत खतरनाक रात होती है, क्योंकि उस रात को सारी इविल एनर्जीज, सारी नफरत और गुस्से वाली एनर्जीज मेरे अंदर घुसने लगती हैं। और वो एनर्जीज इतनी ज़्यादा होती हैं कि मैं उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता, उल्टा वो मुझे कंट्रोल करने लगती हैं। और उसके बाद सिर्फ तबाही होती है, मैं लोगों को ख़त्म करने लगता हूँ, मैं होश में ही नहीं रहता। जुयान कहता है कि मेरी पावर्स ही ऐसी हैं कि वो इविल एनर्जीज हर ब्लड मून की रात को मेरे अंदर ही घुसती हैं। ये कहता है कि जब तक ब्लड मून की रात ख़त्म नहीं हो जाती मैं अपनी इविल पावर्स के कंट्रोल में ही रहता हूँ और मुझे उसमें से जगाना बहुत मुश्किल है। मगर सिर्फ एक चीज़ मुझे वो रात ख़त्म होने से पहले ही जगा पाई और वो था टोकन, जो कि वैन के मास्टर ने इसे दिया था। और जुयान को ये याद इसलिए नहीं था क्योंकि वो उस टाइम उस एनर्जी के कंट्रोल में था। वो टोकन लेते ही ये कहता है कि मैं ठीक हो गया था, अब मुझे पता चला कि मैं कैसे ठीक हुआ था। ये सुनने के बाद वैन कहती है कि मैं फिर तुमसे टोकन की पावर आदि नहीं लूँगी। कल एक दफ़ा फॉर्मेशन बन जाए तो मैं टोकन की पावर तुम्हें वापस कर दूँगी, क्योंकि तुम्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। मगर जुयान कहता है मगर जुयान कहता है कि कल ब्लड मून की रात है और फॉर्मेशन बनाने के लिए मुझे अपना टोकन अपनी बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। इसीलिए ये डर रहा होता है, घबरा रहा होता है कि कहीं फिर से वो एनर्जी इसे कंट्रोल ना कर ले और इसकी वजह से किसी को नुकसान ना पहुंचे। तो वैन इसे तसल्ली देने लगती है कि टेंशन नहीं लो, कुछ नहीं होगा, वैसे भी तुम्हें बचाने के लिए जाओ है ना। तो जुयान जेलस होने लगता है और कहता है कि तुम काफ़ी तारीफ़ें करने लगी हो उसकी। तो वो कहती है कि हाँ क्यों ना करूँ, वो मेरे बचपन का दोस्त है और काफ़ी गुड लुकिंग है, काफ़ी लड़कियाँ उसके पीछे मटी हैं, तारीफ़ के काबिल तो है। तो वो एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है
तो कहता है कि कोई आवाज़ आ रही है मेरे जलने की। ये सुनकर वो हंस पड़ती है। इससे खुश देखकर ये भी खुश हो जाता है और इसके साथ काफ़ी वक्त गुजारने के बाद इसके अंदर जो मरने की चाह होती है वो ख़त्म हो जाती है। और ये दिल में सोचता है कि मैं जीना चाहता हूँ वैन के साथ हमेशा रहने के लिए। फिर दिखाते हैं कि मास्क वाला विलन इनकी डायमंड वर्ल्ड में पहुंच जाता है और अपनी गैंग को लेकर कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा होता है कि इतने में वहां पर पैसी भी पहुंच जाती है और उससे कुछ बात कर रही होती है कि अचानक वहां पर जीव पहुंच जाता है और पैसी को उनके साथ खड़ा देख लेता है। मगर उसके वहां होने का एहसास पैसी को हो जाता है और वो उसे देख लेती है। फिर जुयान जाओ से बात करने के लिए आता है और कल ब्लड मून की रात होती है, इसीलिए ये पहले ही प्लानिंग कर रहा होता है और इसे हिंट दे रहा होता है कि अगर कल मुझ में कोई भी गड़बड़ लगे तो मुझे ख़त्म कर देना तुरंत। और जाओ की तलवार को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा जुयान को ख़त्म करने के लिए, ये तरीका वो खुद जाओ के दिमाग में डालता है और कहता है कि जल्द से जल्द इस चीज़ की प्रैक्टिस करो। जाओ हैरान होता है कि तुम मरने के लिए इतना बेताब क्यों हो रहे हो? तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँ? हाँ, मैं तुम्हें ख़त्म करूँगा, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? तो ज़ुयान इसे कल ब्लड मून की रात के बारे में बताने लगता है, कुछ हिंट्स देने लगता है और बस यही कहता है कि तुम मुझे ख़त्म कर देना। जिस तरीके से वो ये बात करता है, उसकी आँखों में दर्द नज़र आ रहा होता है, उसका बिहेवियर चेंज होता है। ये ज़ाओ को दिख जाता है और ये कहता है, जब तुम पहली बार मेरे डायमंड हंटर ऑफिस आए थे और तुमने मुझसे ये बात करी थी, तो तुम्हारी आँखों में एक जुनून था, जैसे कि तुम मरना चाहते हो। मगर अब तुम्हारी आँखों में वो जुनून नहीं है, जैसे कि तुम अब मरना नहीं चाहते। ज़ाओ को पता चल जाता है कि कहीं ये सब वैन की वजह से तो नहीं। तो ज़ुयान वैन के बारे में नहीं बताता मगर कहता है कि हाँ, मैं अब मरना नहीं चाहता, लेकिन मेरे जाने न जाने से कुछ नहीं होगा। दूसरे दिन ये लोग फॉर्मेशन की तैयारी करने लगते हैं और ज़ाओ वैन और जियो को ढूंढ रहा होता है कि ये दोनों कहाँ हैं, मगर किसी को कुछ मालूम ही नहीं होता। ये लोग अंदर फॉर्मेशन बना रहे होते हैं और ये दोनों गेट के पास गार्ड बनकर खड़े हो जाते हैं। अब इनका फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो जाता है मगर जो लू होता है वो अपना हाथ छोड़ देता है। फॉर्मेशन इन चारों की पावर्स पर टिका होता है, कोई एक भी हटेगा तो ये फॉर्मेशन पूरा नहीं हो पाएगा। ये लोग इस लू पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हें क्या हो गया, ये क्या कर रहे हो तुम। तो पता चलता है कि ये गद्दार निकलता है जो कि डेमन ली के साथ मिला होता है। जुयान कहता है कि जब मैं पहली बार इस आदमी से मिला था मैं तभी समझ गया था कि इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द डेमन ली की पावर मंडला रही थी। इतने में डैमिन ली भी किसी और का शरीर यूज करके उनके पास पहुंचता है। डैमिन ली की और इस लू की मेंटेलिटी सेम होती है कि हमें फ्रीडम चाहिए, क्योंकि ये अपने आप को कुछ ज़्यादा ही शक्तिशाली समझ रहे होते हैं और इन्हें इस कोइन से ही नफरत होती है कि हम लोग इतने शक्तिशाली और हमारी कोइन एक ह्यूमन, ये है कौन जो हम पर हुकूमत करेगी। इसीलिए ये टोकन को और इस डायमंड वर्ल्ड को ही ख़त्म कर देना चाहते हैं। मगर जुयान इसे समझाता है कि ये गलत है, ह्यूमन और डायमंड वर्ल्ड में पीस रखना हमारा काम है। तो डायमंड ली कहता है कि क्या तुम भूल गए कि तुम ही थे जो मुझे डायमंड वर्ल्ड लेकर गए थे। और दिखाते हैं कि शुरू में ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। जुयान काफ़ी अच्छे दिल का होता है, उसे घूमना फिरना ह्यूमन वर्ल्ड काफ़ी अच्छा लगता है, उनकी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं, इसीलिए वो उस दुनिया में जाकर बार बार बैठ जाता है। मगर डैमिली के अंदर शुरू से ही घमंड होता है कि हम इतने शक्तिशाली और इन नाम से ह्यूमन लोगों का हमसे क्या कंपेयर। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ये दोनों बाहर खड़े होते हैं तो इनके पास वो मास्क वाला विलन आ जाता है अपनी टीम लेके। जाओ इसे पहचान लेता है कि अरे तुम तो वही हो, मगर एकदम से वो अपनी टीम को इन पर अटैक करने को कहता है। तो एकदम से ये लोग अपनी फॉर्म बदलने लगते हैं, क्योंकि ना वो ह्यूमन होते हैं ना वो डेमन होते हैं, बल्कि वो मॉन्स्टर्स होते हैं। और एकदम से इनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइट के दौरान जाओ को इनकी बॉडी पर फिश की बॉडी से बनाया हुआ आर्मर चढ़ा हुआ नजर आता है। इससे याद आता है कि जुयान ने रैनी के फिश स्केल्स सारे जियो को दिए होते हैं, क्योंकि वो एक डॉक्टर होता है और इनसे वो काफ़ी अच्छी मेडिसिन और काफ़ी चीज़ें बना सकता है। जाओ हैरान होता है कि वो इन दुश्मनों को कैसे मिली। अब ये लोग इनसे लड़े होते हैं कि इतने में जुयान अपनी पावर्स जाओ की तलवार पर मारता है, जिससे उसे सिग्नल मिल जाता है कि यिंकी को अंदर भेजो। और हमें पता चलता है कि इन लोगों का ये प्लान होता है, इन लोगों को पहले ही लू पर शक होता है, इसीलिए इन लोगों ने पहले ही प्लान बना लिया होता है कि अगर लू ने धोखा दिया तो हमारे पास यिंकी है जो कि इस फॉर्मेशन को पूरा कर सकता है। इसीलिए जाओ फटाफट यिंकी को अंदर भेजता है और ये लोग दोबारा से फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देते हैं और इनकी शक्ल हो जाती है। तो लू अपनी पावर मारना स्टार्ट कर देता है, दिन को रात में तब्दील करने लगता है, क्योंकि इसके पास ये वाली पावर होती है। ये देखकर डैमन ली खुश होने लगता है और कहता है कि रात हो जाएगी तो ब्लड मून की रात शुरू हो जाएगी, फिर कैसे बचाओगे तुम लोग जुयान को और इस फॉर्मेशन को। फिर एकदम से ब्लड मून की रात शुरू हो जाती है और पूरा मौसम रेड हो जाता है
और सारी की सारी मून की इविल एनर्जीज जुयान के अंदर घुसने लगती हैं। ये लोग सारे डर जाते हैं कि अब क्या होगा, अगर जुयान को इस एनर्जी ने कंट्रोल कर लिया तो। यहाँ तक कि उन मॉन्स्टर्स की भी पावर जुयान के अंदर घुसने लगती है। जाओ भी हैरान हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। इतने में जुयान जब अपनी आँख खोलता है तो वो एनर्जीज उसे कंट्रोल कर चुकी होती हैं और जुयान इविल सी स्माइल देता है। फिर जब जाओ भागता हुआ अंदर आता है, तब तक जुयान वो फॉर्मेशन तोड़ चुका होता है और इविल एनर्जी उसे बुरे तरीके से कंट्रोल कर चुकी होती है। जाओ और वैन जुयान का नाम लेकर उसे पुकार रहे होते हैं ताकि वो होश में आ जाए, मगर वो होश में नहीं आता। इससे ऐसे देखकर डेमिली बहुत खुश हो रहा होता है क्योंकि इसका प्लान ही यही था। ऐसे तो ये रोगन की पावर को ख़त्म नहीं कर सका, इसीलिए ये सब जुयान के ज़रिए ही करा रहा होता है। ये इसने जानबूझकर इन्हें डायमंड वर्ल्ड पहले नहीं पहुंचने दिया, उन्हें वहीं रोके रखा ताकि सारा टाइम बर्बाद हो जाए और इन्हें ब्लड मून वाले दिन ही वो फॉर्मेशन बनाना पड़े, क्योंकि सिर्फ इसी दिन जुयान अपने होश में नहीं होगा और टोकन के ख़त्म होने के और डैमन ली के जेल से बाहर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। खैर अब क्या होता है कि डैमन ली अपनी कैद से बाहर आना चाह रहा होता है, तो लू अपनी पावर मारता है जिससे टोकन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो फाइनली टूट जाता है। टोकन की पावर ख़त्म हो जाती है और वो ख़त्म होते ही डैमन ली अपनी कैद से बाहर आ जाता है और सीधा इनके पास आकर खड़ा हो जाता है। इसे देखकर जाओ इस पर अटैक करने लगता है, मगर वो उससे कहता है कि तुम्हारा दुश्मन मैं नहीं हूँ बल्कि जुयान है। और जुयान फॉर्म में आने लगा है और सबसे पहले वो उस लू को ख़त्म कर देता है। इसे ख़त्म करते ही वो नुकसान पहुंचाने के लिए वैन के पास आ रहा होता है, तो जुयान का मास्टर और यिंगी उसको रोकने की कोशिश करने लगते हैं। उसके इर्द गिर्द प्रोटेक्शन बना देते हैं ताकि वो वहाँ से बाहर ही ना निकले। ये सुनकर जाओ जुयान की तरफ अपनी तलवार लेकर जाने लगता है, तो वैन चिल्लाकर उसे रोकने लगती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इविल एनर्जी ने जुयान को कंट्रोल किया हुआ है, वरना जुयान इविल नहीं है। ये सुनकर डेमनली कहता है कि ओह अच्छा, लगता है कि अब तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा कि तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारी मास्टर को किसने मारा। उसे सच्चाई दिखाने लगता है कि है हिम्मत सच देखने की, तो वैन देखने लगती है। फिर दिखाते हैं कि उस दिन जब डैमिन ली और उसकी मास्टर का मुकाबला हो रहा था, तो डैमिन ली की वही मेंटेलिटी थी कि मैं तुम्हारे ऑर्डर्स क्यों मानूं, मुझे ह्यूमन वर्ल्ड में जाना है। वो इसे रोक रही होती है क्योंकि इसने पहले भी वहां जाकर तबाही मचाई होती है और काफ़ी ह्यूमंस को ख़त्म किया होता है। इतने में वही सीन होता है कि वैन आती है और ये पावर मार के वैन को बेहोश कर देता है। उसके बाद इसके मास्टर पर भी अटैक करता है, मगर बचाने के लिए जुयान आ जाता है और डैमिन ली से खूब फाइट करता है, तो मौका पाकर मास्टर फटाफट अपने टोकन के जरिए उसे कैद कर लेती है। इतने में ही अचानक ब्लड मून की रात शुरू हो जाती है और वैसे ही सारी इविल एनर्जीज जुयान के अंदर घुस जाती हैं। वो इविल हो जाता है और सबसे पहले वैन की मास्टर को ही ख़त्म कर देता है। फिर दिखाते हैं कि वैन के मास्टर का आखिरी टाइम चल रहा होता है और वो मरने से पहले अपने टोकन की आधी आधी पावर बांट देती है। वैन की जब आँख खुलती है तब तक उसकी मास्टर खत्म हो चुकी होती है और जुयान वैन पर भी अटैक कर देता है, मगर वो बेहोश हो जाती है दोबारा। और ऐसे ही जुयान डेमन हंटर ऑफिस पहुंच जाता है जहाँ पर जाओ का भाई मौजूद होता है, और ऐसे ही वो पूरे डेमन हंटर ऑफिस में तबाही मचा देता है, एक एक को ख़त्म कर देता है। यहाँ से फिर जो टोकन की आधी पावर इसके अंदर होती है वो इसे टोकन के पत्थर के पास ले आती है। जैसे ही वो उस पत्थर पर हाथ रखता है तो उसकी सारी इविल एनर्जी ख़त्म हो जाती है और वो होश में आ जाता है। अपने हाथ पर इतना सारा खून लगा हुआ देखकर और इसे जब सारी बातें याद आती हैं कि इसने क्या क्या किया है, तो ये रोने लगता है। वैन की मास्टर को भी ख़त्म करने का इससे दुख होता है कि ये मैंने क्या कर दिया। ये देखकर वैन शॉक तो होती है, मगर कहती है कि ये सब उस इविल एनर्जी ने जुयान से करवाया है, वरना वो ये सब नहीं चाहता था। कि इतने में वहाँ पर वाइसी और जीव पहुंच जाते हैं, उस डैमिली को मार देती है। ये देखकर डैमिली की हटी और वो इनसे फाइट करना शुरू कर देता है। जैसे ही ये वाइसी से लड़ता है तो उसे बचाने के लिए उसका भाई आ जाता है, मगर डैमिली की पावर्स अभी इतनी कमज़ोर हुई भी होती हैं कि पाइसी का ब्रदर उसे हरा रहा होता है। इसीलिए वो ये कहकर वहाँ से भाग जाता है कि तुम बच्चों से लड़ने का मेरे पास टाइम नहीं है, और जाओ को मैनिपुलेट करके जाने लगता है कि तुम्हारी तलवार जुयान को ख़त्म कर सकती है, ये भूलना मत। जैसे ही वो ये कहकर जाता है तो पाइसी फ़ौरन इसे और भिड़ने लगती है कि हाँ ये ठीक कह रहा है, तुम जुयान को ख़त्म कर दो, क्योंकि जुयान उनकी प्रोटेक्शन को तोड़ देता है और वो बिल्कुल भी होश में नहीं आ रहा होता, खून खार हुआ हुआ होता है। इसीलिए जाओ अपनी तलवार लेकर उसकी तरफ आने लगा है, मगर बीच में यिंगी का खून उस तलवार पर यूज़ करता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये सब इन लोगों ने पहले ही डिस्कस करा हुआ था। जुयान ने इन्हें पहले ही अपनी इविल एनर्जी के बारे में बता दिया था और इसका सलूशन दिया था कि मुझे होश में लाने का सिर्फ यही तरीका है कि तुम अपनी तलवार पर यिंगी का ब्लड यूज़ करो और मुझे मारो। उसके कहने का यही मतलब होता है कि मुझे ख़त्म ही करो, क्योंकि अगर मैं नहीं रुका
तो सिर्फ तबाही ही मचेगी। मगर ज़ाओ उसे अभी तलवार मार नहीं पाता, सिर्फ उससे फाइट कर रहा होता है। ये लोग बहुत कोशिश करते हैं, हर तरीका आजमाते हैं उसे रोकने की, मगर वो नहीं रुकता। सारे तरीके फेल हो जाते हैं। यहाँ तक कि वो ज़ाओ को भी मंतर पढ़ के अपने कंट्रोल में कर लेता है। और ज़ाओ ऐसे ही ज़मीन पर बैठा होता है और वो सीधा आने लगता है वैन के पास उसे नुकसान पहुँचाने के लिए। मगर इससे पहले कि वो वैन को कोई नुकसान पहुँचा पाता, पीछे से ज़ाओ उसे फाइनली तलवार मार ही देता है। और यहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।